नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूं। लीजिए सुनिए मेरी एक और कहानी, दीवारें तो साथ हैं। पति को घर से गए कई घंटे हो गए थे। अब बीतता एक एक क्षण मिसेज माथुर को अखरने लगा था। वैसे भी एक लंबे समय तक उहापोह की स्थिति में रहने के बाद बड़ी मुश्किल से पति पत्नी दोनों मिलकर आज ही यह निर्णय ले पाए थे कि बस बहुत हुआ, नहीं रहना अब इस घर में। बड़े ही भारी मन से लिया था दोनों ने यह निर्णय। कलेजा मुंह को आ गया था जब यह निर्णय लिया। वो करते भी क्या, कोई और रास्ता भी तो नहीं सूझ रहा था उन्हें। अन्यथा जीवन भर की कमाई लगाकर बनाए गए अपने सपनों के आशियाने को छोड़ना कौन चाहता है। जीवन में न जाने कितने सुख दुख भरे पल जो जिए उन्होंने, वह सब इसी मकान की दीवारों कोनों में ही तो कहीं पैबस्त हैं। नज़र डालने पर उन्हें उन दिनों के हंसते खिलखिलाते परिवार की आवाज़ें सुनाई देने लगती। लेकिन वक्त ने कैसे चंद वर्षों में ही बदल दिया सब कुछ कि अब इसे छोड़कर कहीं और ठिकाने की तलाश करनी पड़ रही है। बुढ़ापे में पति आज 8वें दिन भी 4 घंटे से न जाने कहाँ भटक रहा है। फ़ोन करने पर आ रहा हूँ कहकर काट दे रहा है। न जाने क्या बात है। उनके उधेड़ बुन की यह श्रृंखला अचानक बज उठी कॉल बेल ने तोड़ दी। पति आ गए इस उम्मीद में जल्दी से उठकर उन्होंने गेट खोला, लेकिन सामने मिसेस गुप्ता थी। चेहरे पर मुश्किल से खींच लाई मुस्कुराहट के साथ उन्होंने उनका स्वागत कर कहा, आओ राहुल की मम्मी, अंदर आओ, बताओ क्या हाल है। मैं ठीक हूँ दीदी, आप अपनी बताइए। इधर कई हफ्तों से दिखाई नहीं दी, सत्संग में भी नहीं आ रही, आज भी नहीं आए तो सबने कहा भाई पता करो क्या बात है। मैंने कहा मैं जाऊंगी शाम को, वैसे भी कल संडे है और गुरुजी भी आ रही हैं, कल वह अपनी अमृतवाणी सुनाएंगे, यह भी बताना है। हाँ सही कह रही हूँ, करीब महीना भर तो हो ही रहा है घर से कहीं निकले। ऐसी भी क्या बात है, क्या हो गया, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, और माथुर साहब भी ठीक है ना। तबीयत तो कुल मिलाकर ठीक है, बुढ़ापा है, ऐसे में जितने रोग हो सकते हैं वह सब है। आए दिन कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है, वह कहाँ पीछे छोड़ने वाला है। माथुर साहब भी बस ठीक ही हैं। आप सही कह रही हैं, अब तो हम सब उम्र के उस दौर में हैं जहाँ कई कई रोगों के साथ लेकर चलना ही है। यही क्या कम है कि ज़िंदगी के 60 साल तो कम से कम पूरे कर ही लिए हम सब ने। और मैं तो यह भी कहती हूँ कि ईश्वर की कृपा है हम सब पर कि हमारे बच्चे सब लाइन से लग गए हैं और ऐसी गुरु भी मिल गई हैं जिसकी कृपा हम पर हमेशा बरसती रहती है। हाँ ये तो है, इसमें कोई शक नहीं, मिसेज माथुर ने बड़ी गंभीर स्वर में कहा। लेकिन उनके चेहरे पर पीड़ा की रेखाएं इतनी गाढ़ी हो चुकी थी कि उसे राहुल की मम्मी ने तुरंत पढ़ लिया और पूछा, क्या बात है दीदी, आप बहुत परेशान दिख रही हैं। माथुर से आपसे कुछ बात हो गई है क्या? इतनी परेशान तो मैंने पिछले 20 वर्षों में आपको कभी नहीं देखा। नहीं, माथुर साहब से तो मेरी कभी कोई बहस होती ही नहीं। जब भी कभी कोई बात हुई तो बच्चों ही के कारण। अब तो बच्चे भी बच्चे वाले हो गए हैं। फिर आपके तो सारे बच्चे भी अच्छी पोजीशन पर हैं, सारे बच्चे आप दोनों का पूरा ख्याल रखते हैं। हम लोग कई बार कहते भी हैं कि दीदी बहुत लकी है, रिटायर होते होते लड़की और तीनों लड़कों की ना सिर्फ पढ़ाई लिखाई पूरी करवा दी बल्कि सभी सेल्फ डिपेंड हैं। सबकी शादी भी कर दी, सारे बच्चे मिलकर रह रहे हैं। दीदी तो वाकई बहुत खुश हैं। यह बातें सुनते सुनते मिसेज माथुर की आंखें भर आईं, चेहरा दर्द भरी रेखाओं से भर उठा, जिसे देख राहुल की माँ से रहा नहीं गया। वह अपनी जगह से उठकर मिसेज माथुर के बगल में बैठ गई। इसने भरा हाथ उनकी पीठ पर रखते हुए कहा, दीदी आखिर क्या बात है? अगर कोई ऐसी बहुत पर्सनल बात नहीं है तो मुझे बताइए, शायद मैं कुछ कर सकूं। बेटों बहुओं से कोई बात हुई है क्या? अगर ऐसा है तो इतना परेशान मत होइए, आजकल यह घर घर की बात है, इसको लेकर परेशान होना बेवजह है। माथुर साहब भी कहीं नहीं दिख रहे हैं, कहीं गए हैं क्या? हाँ, ओल्ड एज होम गए हैं, यह पता करने कि हम लोग वहाँ रह पाएंगे कि नहीं। मिसेज माथुर ने बहुत गहरी सांस लेकर बड़े भारी मन से कहा। उनकी बात सुनकर मिसेज गुप्ता अचंभित सी वो बोली, क्या, ये क्या कह रही हैं आप? अपना इतना बड़ा मकान 3-3 काबिल बेटों बहुओं के रहते इस बुढ़ापे में ओल्ड एज होम जाएंगी?
इस उम्र में जब जहाँ ज़्यादा देखभाल, बच्चों का सहारा चाहिए, तो आप लोग ओल्ड एज होम जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? हाँ, सही कहा आपने। बेटे हैं, बहुएं हैं, पर अब अपने कहाँ हैं? माँ बाप उनके लिए घर का हुआ कूड़ा है, जिसे वह हर हाल में घर के बाहर फेंक देना चाहते हैं। और जब अपना खून अपने बेटे अपने नहीं है, तो बहुओं की बात करना भी बेमानी है। लेकिन आपने तो पहले कभी ऐसा कुछ जाहिर ही नहीं होने दिया। जब भी हम लोग आए, बहुओं बेटों सबको हंसते बोलते ही पाया। अरे हाँ, आज बहुएं भी नहीं दिख रही। और वो दिल्ली वाली बहू का क्या हाल है? वो काफ़ी दिनों से नहीं आई है। एक अपने भाई के यहाँ गई है, दूसरी मौसी के यहाँ है, और दिल्ली वाली वही है। बेटे को ऑफिस से फुर्सत नहीं है, बहू को अपने माँ बाप भाई बहनों से फुर्सत नहीं है। कभी कभार भूले भटके फ़ोन कर लेती है। बेटे का हाल थोड़ा सा अलग है, फ़ोन करता है रोज़, मगर इसके अलावा सारा वक्त सेवा ससुर, हंसना बोलना, घूमना फिरना, यह सब सास ससुर सालियों सालों के साथ है। सास ससुर को इतने प्यार से मम्मी पापा बोलता है कि अपने सगे माँ बाप को भी कभी ना बोला होगा। ओह, क्या कह रही हैं आप? उसे तो मैं आपके बच्चों में सबसे होनहार, सबसे अच्छा समझती थी। सही समझती थी। शादी से पहले वह वाकई माँ बाप भाई बहनों सबको बहुत चाहता था, मगर शादी के बाद न जाने बीवी ने, सास ससुर ने, साले सालियों ने कौन सा जादू कर दिया है। उसके ऐसे कान भरे हैं कि वह बिल्कुल ही बदल गया है। अब जब कभी घर आता है तो उसके व्यवहार से ऐसा लगता है जैसे कि वह किसी गैर के यहाँ रिश्तेदारी में आया है। अजीब सा कटा कटा सा रहता है। ऐसा लगता है कि बस खाना पूर्ति कर रहा है। लाड़ प्यार वह सब भी जताएगा, लेकिन यह सब इतना बनावटी होता है कि देखकर दिल में सूल सी चुभती है। तो कभी आप टोकती नहीं कि यह सब क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? नहीं, जब तक नहीं आता तब तक तो मन में सोचती हूँ कि अब की आएगा तो ज़रूर पूछूंगी कि बेटा, मेरी परवरिश में कहाँ कमी रहेगी कि जुम्मा 4 दिन हुए सास ससुर तुम्हारे लिए माँ बाप से भी बढ़कर हो गए। जिस माँ ने जन्म दिया, जिस माँ बाप की गोद में खेले बड़े हुए, खुद गिले में सोकर, जिस माँ ने इस लायक बनाया कि आज दुनिया में लोग तुम्हें पूछते हैं, तुम्हारी इज्जत करते हैं, जिनकी परवरिश के कारण वह मुकाम बना पाया कि तुम्हारी शादी के लिए न जाने कितने लोग आए, दरवाजे पर लाइन लग गई लड़की वालों की। आज वही माँ बाप घर तुम्हें बेगाने से क्यों लगते हैं? और सास ससुर सगे माँ बाप से बढ़कर कैसे हो गए? मगर क्या करूं, जब सामने आता है तो कुछ याद नहीं आता। बस इतना ही होश रहता है कि मेरा बेटा मेरे सामने आ गया है, जो कभी मेरी गोद में खेलता था, जिसकी किलकारियों से हम मियाँ बीवी सांस लेकर जीवित रहते, आगे बढ़ते थे। आज वह खुद बाप बन गया है। देखते देखते कितनी जल्दी वक्त निकल गया। बस यही सब दिमाग में, मन में रह जाता है, बाकी सब न जाने कहाँ लोप हो जाता है। और मथुर साहब वह कुछ नहीं कहते हैं। वो क्या कहेंगे? बाप हैं और सबसे ज़्यादा यह कि मर्द हैं, बस अंदर ही अंदर घुलते रहते हैं। मुझे लगता है कि वह मुझसे ज़्यादा व्यथित रहते हैं, लेकिन मुंह नहीं खोलते। जब कभी कुछ कहती हूँ तो डांट कर चुप करा देते हैं, मगर इस बीच उनकी भरी हुई आंखें मुझसे नहीं छिप पाती। उनके अंदर चलती उथल पुथल, उनके सिसकते हृदय की आवाज़ में साफ सुनती हूँ। उनकी बेबसी मुझे अंदर तक छील कर रख देती है। फिर उनकी और अपनी दोनों की बेबसी पर सिवाय आंसू बहाकर किसी कोने में खुद को सांत्वना देने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं बचता। ओफ, मैं क्या सत्संग में सभी लोग अब तक यही समझती है कि आपसे ज़्यादा खुश कोई हो ही नहीं सकता। कभी एक बार भी मैं नहीं समझती कि किसी के मन में यह आया होगा कि आप इतने सारे कष्टों के साथ जी रही हैं, और इतनी हिम्मत के साथ कि कभी आपने बाहर किसी को एहसास तक ना होने दिया। किसी से बताते भी तो कैसे? हम लोग तो इज्जत को लेकर मरते रहते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, इसलिए अंदर अंदर चाहे जितना घुटते रहे, जब कोई आया तो उसके सामने चेहरे पर हंसी मुस्कुराहट के अलावा कुछ ना आने दिया, बल्कि कोशिश यह भी की कि लोगों के सामने अपने बेटे बहुओं की तारीफ ही निकले। वह सब तो ठीक है दीदी, मगर मैं यह नहीं समझ पा रही कि एक
2 नहीं, पिछले कई वर्षों से आप दोनों यह सब कैसे झेलते रहे, ये सब कैसे बर्दाश्त करती रही? वक्त सब करा देता है। जब बात सामने आती है तो हिम्मत भी आ जाती है। नहीं दीदी, सब इतना नहीं कर पाते। पांडे जी का घर देखिए ना, उन्होंने तो जब बच्चों ने ज़्यादा परेशान किया तो सबको अलग कर दिया। इसके बाद जब बेटों ने बैंकों में जमा पैसों और पेंशन पर भी नज़र लगाई तो पहले तो विरोध किया, मगर जब बेटे झगड़े पर उतारू हुए, बहुओं ने आफत कर दी, जीना हराम कर दिया, तो उन्होंने बिना देर किए पुलिस की मदद ली। यहाँ तक कह दिया कि मियाँ बीवी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार यही सब होंगे। पुलिस जब अपने पुलिसिया अंदाज में आई तो सभी बहुओं बेटों ने न सिर्फ माफ़ी मांगी बल्कि वादा किया कि कभी परेशान नहीं करेंगे। तब से दोनों ठीक हैं। टिफ़िन सर्विस लगा ली है, दोनों टाइम खाना पीना घर बैठे मिल जाता है। चाय नाश्ता किसी तरह खुद बना लेते हैं। बच्चों से कोई मतलब नहीं रखते। तुम ठीक कहती हो, लेकिन बिल्ले ही माँ बाप ऐसा करने की हिम्मत जुटा पाएंगे। कम से कम मैं तो ऐसा नहीं कर पाऊंगी। भले ही बच्चे घर से बाहर निकाल दें, सड़क पर रहना पड़े, भले ही जान चली जाए, क्या तुम ऐसा करने की हिम्मत जुटा पाओगे? नहीं, मैं भी सोच कर ही समझ जाती हूँ दीदी। जानती हूँ, मेरी अम्मा बचपन में एक कहानी हम सब बच्चों को सुनाती थी कि माँ कैसी होती है। वो कहानी आज भी मुझे करीब करीब पूरी याद है। बताती थी कि एक गांव में माँ बेटा अकेले रहते थे। बेटे के बाप बचपन में ही गुजर गए थे। माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी निभा रही थी, दोनों का प्यार स्नेह दे रही थी, उसे अच्छी परवरिश देने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी थी। लड़का बड़ा हुआ, उसका एक लड़की से इश्क हो गया। माँ बेटी की शादी नहीं करना चाहती थी। लड़के ने यह बात लड़की से बताई, इससे नाराज हो गए। तब लड़के ने कहा चलो हम लोग अलग रह कर शादी कर लेंगे। तो उस लड़की ने शर्त रख दी कि जब तुम अपनी माँ का कलेजा ला कर दोगे तभी मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगी। लड़की के प्यार में अंधे लड़के ने माँ को मार दिया। फिर उसका कलेजा निकाल कर दौड़ता भागता प्रेमिका के पास जाने लगा। रास्ते में ठोकर लगने से वह गिर गया। लड़का फिर उठा, कलेजा उठाकर चलने लगा तो उसमें से आवाज़ आई, बेटा तुझे ज़्यादा चोट तो नहीं आई? यह सुनकर बेटे का मन बदल गया। वह लौट आया माँ के पार्थिव शरीर के पास और विलाप करने लगा। मगर जब अम्मा यह कहानी सुनाती थी 45-50 साल पहले, तब के लड़के भले ही ठोकर लगने पर माँ के लिए विलाप करते रहे हों, लेकिन आज 5 दशक में पूरी पीढ़ी बदल गई है। अब वह भावनात्मक लगाव खत्म हो चुका है जो हुआ करता था। आज के लड़के तो उठकर फिर चल देंगे आवाज़ को सुने बिना ही। आप सही कह रही हैं, आज के बच्चे भावनाहीन हो चुके हैं। वास्तव में जो आप बता रही हैं यही हालत घर घर की है। बिल्ला ही कोई घर होगा जहां बच्चे माँ बाप को पूरी अहमियत देते हों, नहीं तो करीब करीब सभी माँ बाप की हालत वही है जो आपकी है। हम सत्संगियों के बीच उस वक्त का आपकी बड़ी तारीफ होती थी जब आप एक बार कुछ महीनों के लिए दिल्ली छोटे बेटे के पास गए थे। सब यही कहते कि अपने बच्चों को बड़ी अच्छी परवरिश दी है आपने। वह सब आपको कितना हाथों हाथ लिए हुए हैं। दिल्ली जैसे महंगे शहर में भी बेटा माँ को इतने दिनों से रखे हुए हैं। मैं आज अपने मन का एक पाप आपके सामने कहती हूँ। उस समय मुझे अपनी किस्मत पर बड़ी कोफ्त हो रही थी। मेरा बेटा उस समय मुंबई में था। उसने अपने मन से तो कभी एक बार भी भूल कर नहीं कहा कि हाँ मम्मी पापा तुम लोग आकर घूम जाओ, या फिर खुद साथ चलने के लिए कहा हो, कभी चलने की बात की हो। आपको दिल्ली में देखकर मैं खुद को रोक न पाई। एक दिन जब फ़ोन आया तो मैंने बड़े संकोच में कहा, बेटा ज़रा एक बार हम लोगों को भी मुंबई घुमा दें। बड़ी बड़ी बातें सुनती हूँ इस शहर के बारे में, बड़ा मन होता है वहाँ आने का। जानती हो दीदी मुझे क्या जवाब मिला? यही कहा होगा कि टाइम नहीं है। नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ कहा। छूटते हुए बोला, अरे मम्मी तुम्हें घूमने की पड़ी है, मैं यहाँ अपना कैरियर देखूँ कि गाइड बनकर तुम्हें घुमाऊँ। फिर यहाँ लाइफ इतनी फास्ट है कि तुम लोग 1 घंटे भी एडजस्ट नहीं कर पाओगे। फिर मुंबई में देखना क्या, फिल्में तो देखती ही रहती हो। कल्पना से परे उसके इस जवाब से मैं एकदम आहत हो गई। गुस्सा भी आया। फ़ोन रखने से पहले मैंने इतना ज़रूर कह दिया, बेटा तुम भी तो लखनऊ के हो, जब तुम वहाँ जाकर एडजस्ट हो सकते हो तो हम लोग क्या 2-4 दिन वहाँ नहीं रह पाएंगे? और फिर सुना है वहाँ ज़्यादातर उत्तर प्रदेश बिहार के ही लोग हैं। खैर तुम परेशान ना हो,
हम लोग नहीं आएंगे। और उसके बाद मैं कई दिन रोई थी। अपनी किस्मत पर गुस्सा आ रहा था और यही सोचती थी कि आप कितनी भाग्यशाली हैं कि आपका बेटा आपको महीनों अपने पास रखे था। काश तुम जैसा सोचती थी वैसा होता। क्यों, ऐसा भी क्या हुआ दीदी? दरअसल हुआ यह था कि बेटे के सास ससुर सभी साले सालियाँ महीने भर से वहाँ डेरा जमाए हुए थे। एक साथ 6 लोगों को दिल्ली जैसे शहर में झेलना मुश्किल हो गया। उसकी परेशानियों का अंदाज़ा लगा हम लोग परेशान हो रहे थे। 1-2 बार जब फ़ोन पर बात हुई तो मैंने खुद बात उठाई तो वह बोला, हाँ परेशानी तो बहुत हो रही है, पैसे भी सब खत्म हो गए हैं, काफ़ी उधार भी हो गया है। तो किसी तरह जाने के लिए क्यों नहीं कहते उनसे? कैसे कहूँ, वो लोग बुरा मान गए तो मैंने कहा कि तो ऐसा करो, बोल दो कि हम सब लोग 2-3 दिन में आ रहे हैं, या सुनकर शायद चले जाएं। बेटे ने ऐसा ही किया, लेकिन वह सब इतने बेशर्म के टस से हिम्मत ना हुए। सच कहूँ, ऐसे बेशर्म मर्द औरत इसके पहले मैंने नहीं देखे थे कि पूरा परिवार दामाद की रोटी तोड़ रहा था। हमारे पूर्वांचल में इसे बहुत बुरा मानते हैं, मगर जमाने का फिर देखो, ये सब भी उसी पूर्वांचल के वो का दामाद के यहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे थे कि जिस पूर्वांचल में लोग लड़की दामाद के यहाँ का 1 गिलास पानी भी पीना धर्म के खिलाफ मानते हैं। हाँ, ये तो आप सही कह रहे हैं। फिर वो सब गए कैसे? गए क्या, बेटे की परेशानी सुनकर मैं गुस्से में आ गई। मैंने वहाँ जाने की ठान ली, मगर एक मुश्किल यह आ पड़ी कि अगले 15 दिनों तक किसी ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था। तब मैंने बड़े बेटे से कहा। फिर 3 दिन बाद ही हम कार से वहाँ पहुँच गए। हमारा वहाँ पहुँचना बेटे को छोड़ बाकी सबको बहुत खला। हालांकि बेटे के चेहरे पर भी कोई खुशी नज़र नहीं आई थी। मैंने सोचा शायद अपनी समस्याओं से पस्त होने के कारण ऐसा है, मगर कुछ ही घंटों के बाद ही उसकी बातों से साफ हुआ कि नहीं, वह तो इस असमंजस में है कि अपने ससुराल वालों के सामने अपने भाई और माँ को कैसे ज़्यादा तवज्जो दे। बहू के चेहरे पर तो अपने लिए नफरत की रेखाएं साफ दिख रही थी। बेटे का असमंजस और बहू की नफरत उनके कामकाज में साफ दिख रही थी। मेरा जो बेटा ऑफिस में बहुत सख्त मिजाज, बड़ा गुस्से वाला माना जाता है, उसी को ससुरालियों के सामने भीगी बिल्ली बने देखकर मैं अंदर अंदर कुड़ रही थी। उसके भीरूपन का अंदाजा तुम इसी बात से लगा सकती हो कि रात जब सोने का वक्त आया तो मुझे बड़े बेटे के लिए बरामदे में बिस्तर लगाया गया और ससुरालियों के लिए बाकायदा अंदर कमरे में ही सारी व्यवस्था थी। मुझे यह बहुत खला। अंदर ही अंदर मैं यह भी डर रही थी कि बड़ा बेटा कहीं भड़क न उठे, क्योंकि गुस्से में वह दुर्वासा ऋषि से कम नहीं है। मगर वह शांति रहा। जाने का फर्क यह पड़ा कि वह सब दूसरे दिन वहाँ से चले गए, मगर जाते वक्त उन सब के चेहरे पर अपने लिए नफरत की इबारत साफ पड़ रही थी कि ये सब यहाँ क्यों आ गए। खैर, मैंने राहत महसूस की कि बेटे को मुसीबत से मुक्ति मिली। और आपकी बहू के रिएक्शन क्या थे? बहू की रिएक्शन आज भी मैं कुछ कह नहीं सकती। उसके मन की बात भांप पाना या उसके चेहरे को पढ़ पाना मैं समझती हूँ कि हम जैसे के बस में नहीं है। जब पहुँची थी तब तो चेहरे पर नफरत साफ दिख रही थी, लेकिन कुछ घंटों बाद उसके हाव भाव समझना मुश्किल हो गया था। उसने अपने को बड़ी कुशलता से संभाल लिया था। क्या वो इतनी नाटकी है? हाँ, यही कह सकती हूँ। मैंने अपने जीवन में उसके जैसी दूसरी औरत नहीं देखी जिसके मन के भावों का अंदाजा ही लगाया ना जा सके। उसके जवाब इतने डिप्लोमेटिक होते हैं कि एक आम व्यक्ति के वश में नहीं है उसे समझना। हमने जब हफ्ते भर बाद ही लखनऊ वापस आने की बात की तो उसने फॉर्मेलिटी के लिए भी एक शब्द नहीं कहा कि मम्मी और रुक जाइए। वैसे मैं रुकना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे रुकने पर भी खर्चा तो बढ़ता ही ना, जो मैं नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने बेटे से कहा किसी तरह एक दिन की छुट्टी लेकर लखनऊ छोड़ दो मुझे। उसने कहा ठीक है, पहले ऑफिस देख लो। क्यों, क्या बड़ा बेटा पहले ही चला आया था क्या? हाँ, उसके पास भी छुट्टी नहीं थी, वह भी पहुंचाने के अगले ही दिन वापस आ गया। इतनी जल्दी फिर उसे बुलाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके ऑफिस में तो छुट्टी की और भी ज़्यादा मारामारी रहती। तब तो आप बड़ी मुश्किलें पड़ गई होंगी आने को लेकर। हाँ,
मैं जितना जल्दी कर रही थी उतनी ही देर हो रही थी। कहने के तीसरे दिन छोटे बेटे ने बताया कि टाइम नहीं मिल पा रहा। साथ ही एक बात और जोड़ी कि ऐसा करो, अभी कुछ समय तक रुक जाओ। मैंने पूछा क्यों, तो उसने जवाब दिया, ससुराल के लोग पूछ रहे थे कि तुम कब तक हो। वह सब दीपावली यही मनाना चाहते हैं। तुम चली गई तो सब फिर महीनों के लिए अटकेंगे, और अभी दीपावली आने में करीब 1.5 महीना है। फिर उसने और भी तमाम बातें बताई, जिन्हें सुनने के बाद मैं रुक गई। तब मैंने एक और बात महसूस की कि मेरा बेटा अब शादी के पहले वाला वह बेटा नहीं है जो माँ बाप घर परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहता था। अब वह घर में भी जो व्यवहार कर रहा है वह बहुत प्रोफेशनल है, बहुत ही कैलकुलेटिव ढंग से बात करता है। उसके एक एक काम के पीछे एक पूरा कैलकुलेशन होता है। मैं उसके इस बदले रूप से बेहद आहत हुई। एक क्षण रुकना नहीं चाहती थी, मगर उसको कष्ट में भी नहीं देखना चाहती थी, इसलिए रुकी रही। ओह, और हम लोग सोचते थे कि आपका बेटा आपसे बहुत प्यार करता है इसलिए रुक रखा है। हमारे बेटे ही माँ बाप से प्यार नहीं करते। मेरी ऐसी किस्मत का। जब तक रही तब तक बेटे का व्यवहार देख देख कर मन में यही आता कि यह सब देखने की जरूरत ही क्या है, भगवान ऊपर क्यों नहीं बुला लेता। अब करने धरने के लिए जीवन में बचा ही क्या है, कौन है दुनिया में अपना। बेटे को लाख व्यस्तताओं के बावजूद ऑफिस से आने के बाद भी ससुराल में सबसे घंटों बात करने के लिए फुर्सत मिल जाती है, लेकिन कभी घर फ़ोन करके बाप से बात करने के लिए टाइम नहीं होता। कई दिन हो जाता है इनका कोई हाल नहीं मिलता। मेरे पास उस वक्त मोबाइल था नहीं। बहू से कहने की हिम्मत जुटा ना पाती कि लखनऊ घर पर बात करवाओ। मजबूर होकर एक दिन बेटे से कहा तो बात हो गई। तभी ये पता चला कि लखनऊ से बड़े बेटे और इनका फ़ोन आता था, लेकिन छोटे बेटे के पास वक्त नहीं होता था कि मुझसे बात करा देता। इनकी आवाज़ से मुझे यह भी यकीन हो गया कि इनकी भी हालत कोई अच्छी नहीं है। हाँ, वह 4 साल के पोते के कारण इनका मन जरूर थोड़ा बहल जाता था और मैं पिंजरे में बंद तड़पती रहती। मेरी पूरी दुनिया बरामदे और बालकनी तक ही सीमित थी। अपनी और इनकी स्थिति पर मुझे बार बार कुछ ही महीने पहले टीवी पर देखी अमिताभ बच्चन हेमा मालिनी की बागवान पिक्चर याद आ जाती। उसमें बेटों की उपेक्षा का शिकार माँ बाप बुढ़ापे में बढ़कर अलग अलग बेटों के पास एक दूसरे से दूर रहते थे, बुढ़ापे में हैरान, परेशान, व्याकुल। मुझे अपनी कहानी भी बागवान जैसी लग रही थी। हेमा मालिनी की तरह मैं सोचकर परेशान हो जाती कि पता नहीं ये ठीक से खा पी रहे हैं कि नहीं। मैं इसी उधेड़ बुन में परेशान रहती, व्याकुल रहती कि कैसे जल्दी से लखनऊ पहुंचूं। मगर हालात ऐसे थे कि वापसी हो नहीं पा रही थी। फिर मैंने सोचा इन्हें भी बुला लूं। आखिर बहुत हिम्मत करके एक दिन छोटे बेटे से बोली कि कुछ दिन के लिए अपने पापा को भी यहीं बुला लो। मैं सोच रही हूँ कि एक बार अक्षरधाम मंदिर हुआ है सब लोग। सच कहूँ तो मंदिर सिर्फ एक बहाना था। मैं इनकी परेशानियों का अनुमान लगा कर परेशान हो रही थी, इसलिए सारे जतन कर रही थी कि हम जहाँ भी रहें साथ रहें, क्योंकि बच्चों के व्यवहार ने कहीं हमारे विश्वास को झकझोर दिया था। हिल गई थी हमारे विश्वास की डोर। और बचपन में बाबूजी की अक्सर कही जाने वाली बात का अर्थ भी मैं तभी समझ पाई थी। कौन सी बात? असल में गांव में जब वह कभी चाचा एवं अन्य लोगों के साथ बैठते, समाज की बातें शुरू होती, परिवार की बात आती, तो वह एक बात जोड़ना नहीं भूलते। कहते एक माँ बाप कई बच्चों को हंसी खुशी पाल लेते हैं, लेकिन कई बच्चे मिलकर एक अपने माँ बाप को बुढ़ापे में कुछ बरस नहीं पाल पाते। सही तो कहते थे आपके बाबूजी। हम लोगों के कई बच्चे एक माँ बाप को मैदान में फुटबॉल की तरह एक दूसरे की तरफ किक मार कर खेल रहे हैं। हमारा सहारा कहाँ बन पा रहे हैं। आप ही देखिए कि आप दिल्ली में, माथुर साहब लखनऊ में, बगैर बच्चों को परवाह नहीं थी कि उन्हें भी आपके पास पहुंचा देते हैं। वैसे माथुर साहब कब पहुंचे? नहीं पहुंचे। लाख जतन के बावजूद किसी बेटे के पास वक्त नहीं था, या कहें कि उन्हें परवाह ही नहीं थी। हे भगवान, तुम्हारे भी खेल निराले हैं। मगर दीदी, उस बीच माथुर साहब गए तो थे कई बार,
एक दिन मैं आई थी तो आपकी बड़ी बहू ने बताया था कि वो आउट ऑफ स्टेशन है। हाँ, तब वो 4-5 दिन के लिए लड़की के यहाँ गए थे। असल में लड़की के ससुर युग निर्माण योजना से जुड़े हैं, बहुत सक्रिय रहते हैं। उन्होंने ही बहुत आग्रह करके बुलाया था, कोई यज्ञ वगैरह का आयोजन था, उसी में शामिल होने के लिए। मुझे भी बुला रहे थे लेकिन मैं वहाँ होने के कारण नहीं जा पाई थी। इनका भी मन नहीं था, लेकिन समधी जी के आग्रह के आगे एक न चली। इतना ही नहीं हुआ, इनको लेकर चित्रकूट वगैरह घूमने गए। फिर दामाद खुद आकर लखनऊ छोड़ गए। मैं इस मामले में बहुत खुश नसीब हूँ। मेरा दामाद हीरा है। आज के ज़माने को देखते हुए मैं तो कहूँगी कि भगवान सभी को ऐसा ही दामाद दे। आप सही कह रही हैं। नहीं तो लड़के दामाद तो और भी जी का जंजाल बनकर सामने आते हैं। उनकी डिमांड, उनके नखरे पूरे करते करते ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। असल में दामाद आजकल 2 तरह के हैं। एक तो वो है जो दहेज के लालची हैं, दहेज के लिए लड़की को मारते पीटते हैं, जलाकर मार डालते हैं। ऐसे लालचियों की संख्या ज़्यादा है। उसके बाद ज़्यादातर उस तरह के हैं जो बीवी, सास, ससुर, साले सालियों के पिछलग्गू या ये कहें कि गुलाम बनकर रहते हैं। उनकी सेवा शुश्रूषा में उन्हें बड़ी खुशी मिलती है। उनके लिए तन मन धन लुटा देते हैं, अपने घर वालों से नफरत करते हैं। मुझे सुकून सिर्फ इस बात का है कि लड़कों के लिए जहां हम लोग एक बेकार वस्तु हो चुके हैं, वहीं मेरा दामाद ना तो दहेज के लिए परेशान करता है, ना तो उसमें कोई लालच है लड़की को जलाने मारने के लिए आए दिन डिमांड करने या नखरे दिखाने वाला, और ना ही ससुराल वालों की गुलामी करने वाला। वो अपने घर ससुराल दोनों का पूरा ख्याल रखता है, उन्हें उनका सम्मान देता है। आजकल ऐसे दामाद गिने चुने ही होते हैं। हाँ, ऐसे दामाद ही सही मायने में हीरा है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी लड़की दामाद को इन सारी बातों के बारे में पता है? लड़की को थोड़ा बहुत मालूम है। मैंने उसे मना कर रखा है कुछ बताने के लिए, क्योंकि बताने से सिवाय बदनामी के और कुछ तो मिलने वाला नहीं, इसलिए उसको भी कुछ खास नहीं बताया। हाँ, उसने कई बार यह जरूर कहा कि अगर परेशानी ज़्यादा होती है तो तुम लोग हमारे यहाँ आ जाओ, मगर ऐसे जिंदा रहने से तो अच्छा है मर जाना। लड़की के सहारे की ज़रूरत न पड़े, भले ही आज ही अभी ही मौत आ जाए। कैसी बात कर रही हैं दीदी? आखिर लड़की भी तो आपकी ही संतान है ना। और अब हमें इस बंधन या इस सोच से बाहर आना चाहिए कि लड़की के घर का पानी नहीं पीना चाहिए। देखो, अगर तुम्हारी बात मान ले कि चलो लड़की के घर खाने पीने रहने में कोई संकोच हिचक नहीं करनी चाहिए, आखिर वह भी अपनी ही संतान है। मेरी समझ में लड़की की मदद तभी लेनी चाहिए जब कोई और रास्ता ही बचा ही ना हो, सिर्फ लड़की ही हो, लड़के हों ही नहीं। लड़कों के रहते लड़की दामाद के यहाँ रहना मेरी नज़र में बहुत गलत है। फिर हम या क्यों भूल जाते हैं कि जिस तरह हमें बुरा लगता है कि लड़के ससुरालियों की सेवा में लगे रहते हैं, वैसे ही यदि हम लड़की के यहाँ जाकर रहेंगे तो क्या उसके घर वालों को बुरा नहीं लगेगा? क्या दामाद को माँ बाप अपने बेटे को ससुरालियों का पिछलग्गू नहीं कहेंगे जैसे हम कह रहे हैं? बात तो सही कह रही हैं आप, मगर इस समस्या का हल क्या ओल्ड एज होम है? क्या आप वहाँ शांति से रह सकेंगी? क्या वहाँ आपका मन शांत रह सकेगा? मुझे तो लगता है आप वहाँ जाकर और भी ज़्यादा परेशान होंगी, या सोच कर कि अपनों के रहते हम ओल्ड एज होम में रहने को अशक्त हैं। फिर कुछ भी हो जाए, मन का क्या करेंगे? फिर कुछ भी हो जाए, मन का क्या करेंगे? फिर कुछ भी हो जाए, मन का क्या करेंगे? बच्चे कैसे भी हो जाए, माँ बाप का मन तो इतना कठोर नहीं होगा ना। आप ही कुछ देर पहले या बोल रही थी, अभी आप परेशान होकर जाने को तैयार हो गई हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि वहाँ जाकर आप हालात को और ख़राब कर लेंगी। फिर तब यदि आप वापस आएंगी तो बेटे बहू यही कहेंगे, हर क्षण लोग गए तो थे बड़े ताव में, ठिकाना नहीं लगा, आ गए। उस स्थिति में ना इधर के रहेंगे ना उधर के, नज़र उठाकर बात करना भी मुश्किल हो जाएगा। खुद अपनी ही नज़रों में हीनता सी महसूस होगी। बच्चों और खुद के बीच एक ऐसी दरार पड़ेगी जिसे भरना संभव नहीं होगा। जीवन के आखिरी कुछ बरस जो रह गए हैं वो नरक समान हो जाएंगे।
या कुछ वैसा ही होगा जैसे किसी छोटी सी तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए किसी और बड़ी मुसीबत को मोल ले लिया जाए। फिर उस बात का क्या होगा जो अभी आपने कही कि लड़की को भी इसलिए सारी बातें नहीं बताती कि बदनामी हुई। जब ओल्ड एज होम जाने की बात उसे और दुनिया को मालूम होगी तब क्या बदनामी नहीं होगी? जरा सोचिए ठंडे दिमाग से। तो तुम ही बताओ क्या करें? उधर इधर कुआं उधर खाई, किधर जाएं? कहते कहते मिसेस माथुर रो पड़ी। आप चुप हो जाइए, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। पहले तो यह समझ ले कि यह घर की कहानी है, इसलिए यह सोच सोच कर दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं कि आप ही परेशान हैं। आप जैसा अगर सब सोचने लगेंगे तब पूरी दुनिया ही ओल्ड एज होम में तब्दील हो जाएगी। बच्चे गलत कर रहे हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम तो उन्हें सही बात बताएं। यदि मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो उन्हें अपना जीवन अपने हिसाब से जीने दें, छोड़ दें उन्हें उनके हाल पर। हम ऐसा कुछ भी ना करें जिससे उनको यह लगे कि हम उनकी खुशियों उनकी आज़ादी के बीच में आ गए हैं। सच बताऊं आपको, जब मुंबई घूमने वाली बात पर बेटे की बात से दिल टूट गया तो मैं बहुत रोई हुई। गुस्से के मारे कई दिन खाना नहीं खाया। ऊट पटांग कहती रही बेटे को। कई दिन चला यह सब। तब एक दिन इन्होंने ही यह सब समझाया और कहा हमारी और बच्चों की दोनों की भलाई खुशी इसी में है कि हम किसी के रास्ते में न आए। वो भले हमसे कुछ अपेक्षा कर लें, लेकिन हमें उनसे एक पैसे की अपेक्षा नहीं करनी है। वो कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, अपने कमाए पैसे का सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, हमें इस बारे में सोचना ही नहीं है। उन्हें ठोकर लगने दो, तभी तो वो समझ पाएंगे कि संभला कैसे जाता है, कैसे सावधानी से चला जाए कि ठोकर लगे ही ना। क्योंकि हम उस जमाने में जी रहे हैं जहाँ कुछ कहने का अर्थ बच्चे यही लगाते हैं कि हम उनकी आज़ादी उनके अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। अरे हम माँ बाप हैं, क्या हमें इतना भी अधिकार नहीं है कि उनसे कुछ पूछ सकें, उन्हें कुछ कह सकें? माँ बाप बेटे बेटियों के अधिकारों आज़ादी की बात होगी। ये सब एक परिवार के सदस्य हैं या कि बाहरी लोगों का एक झुंड जो अधिकार मांगे आज़ादी की बात करेंगे? अरे जब यह सब छीने जाते तब इनकी बात आती है। माँ बाप तो हर पल सिर्फ अपने बच्चों को कैसे अच्छा से अच्छा भविष्य दे सकें केवल यही कोशिश करते रहते हैं। फिर घर में यह सारी बातें कहाँ से आ गई? दीदी आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन सच यह है कि आप जैसा चाहती सोचती हैं जरूरी नहीं है कि सभी वैसा ही करें। आप जैसा चाहती हैं ऐसा तो सैकड़ों साल पहले ही संभव था, जब माँ बाप बच्चों के लिए पूज्य हुआ करते थे और बच्चे माँ बाप के लिए प्राणों से बढ़कर। या आज के ज़माने में ये हो रहा है कि माँ बाप पैसे के लालच में लड़कियों से धंधा कराते हैं, बेच देते हैं। या संपत्ति के लिए बाप द्वारा बेटों के कत्ल, बेटों द्वारा बाप के कत्ल का समाचार हम पढ़ते देखते हैं। देखो दीदी, सच यह है कि जैसी हवा चल रही है हमें उसी के अनुकूल अपने को संभालते हुए चलना चाहिए। उसके विपरीत चलेंगे तो कष्ट होगा, या फिर हमें इतनी क्षमता हो कि हम हवा का रुख बदल दें। ऐसा तो हम लोगों के बस में है नहीं। तो क्या लड़कों की गुलामी करें, उनके सामने गिड़गिड़ाएं कि हमारा ख्याल रखें? ओफो, आप अपने गुस्से को पहले दूर करें। गुरु जी कितना समझाती हैं कि घर को संभालने के लिए या एक रखने के लिए उतनी ही कोशिश करें जितने से कोई घुटन ना महसूस करें। यदि ऐसा होने लगे तो सबको उसके उस हाल पर छोड़ देना चाहिए जिस हाल में वो खुलकर सांस ले सके। इसी में सबकी भलाई है। आप क्यों चाहती हैं कि लड़के आपको हर वक्त सिर आंखों पर बिठा कर रखें? या तो नहीं है कि आप उन पर आश्रित हैं। अरे वो आपकी परवाह नहीं करते तो आप भी उन्हें उनके हाल पर छोड़कर अपने लिए अलग व्यवस्था कर लें। सुबह शाम के लिए नौकरानी रख लें जो खाना पीना कपड़ा सब कर दे। माथुर साहब इतना तो कमाते ही हैं, फिर क्यों परेशान है? हाँ, ऐसा करके जब लड़के रोके ऐसा करने पर जब लड़के रोके तो विनम्रता पूर्वक उनसे कह दे कि भाई तुम लोगों के पास वक्त नहीं है तो ऐसा कर लिया। इससे तुम लोगों को भी आसानी होगी। यह करना ओल्ड एज होम जाने से कहीं बेहतर है। इससे न तो घर की बात बाहर पहुंचेगी और न आप अपने घर को छोड़ेंगे, न ओल्ड एज होम के भावनाहीन ठस मशीनी माहौल के घुटन से सामना होगा। और हो सकता है लड़के इस कदम से अपनी गलती समझ जाएं और आपके हिसाब से चलने लगें। ओल्ड एज होम जाकर तो आप
जीवन भर के लिए बात को बिगाड़ लेंगी, बात के संभलने के लिए रास्ते हमेशा के लिए बंद कर देंगी। आप इस बारे में गंभीरता से सोचिए, फिर डिसीजन लीजिए। जरा ओल्ड एज होम की कल्पना कीजिए। हर तरफ बेसहारा वृद्ध लोगों का एक समूह होगा, जिनके चेहरे पर सिवाय उदासी के कुछ ना होगा, जो हमेशा चुप रहेंगे या फिर अपनी दुख भरी कहानी बताकर आंसू बहाएंगे, आपको भी रुलाएंगे। एक निश्चित टाइम पर खाना पीना और योग आदि के नाम पर बेवजह जबरदस्ती हंसाने का उपक्रम। यहाँ तो सब कुछ अपना है, वहाँ कुछ भी अपना ना होगा। मेरी तो समझ में यह नहीं आ रहा है कि आपने वहाँ जाने का सोच भी कैसे लिया। और आश्चर्य तो यह कि माथुर साहब भी तैयार होकर चल दिए ओल्ड एज होम के लिए। सोचिए, गुरुजी सुनेंगी तो क्या कहेंगे कि उनकी 10 साल की शिक्षा का कोई फर्क ही नहीं है। वह तो यह भी बताती कि हम यदि बहुओं को भी उतना ही प्यार करें, वैसा ही व्यवहार करें जैसा अपनी बेटियों के साथ करते हैं, तो शायद ही कोई बहू होगी जो हमें नहीं मानेगी। कहीं कुछ कमी तो हमें भी रह जाती होगी, तभी तो बहुएं हमें खलनायिका समझने लगती हैं। अरे तुम ये क्या कहना चाहती हो कि मैं बहुओं से लड़ती हूँ क्या? नहीं, मैं ऐसा सोचती भी नहीं। मैं तो एक जनरल बात कह रही हूँ कि जैसे गुरुजी बताती हैं कि ताली दोनों हाथ से बजती है। चलिए, आप अपनी बहुओं को बहुत मानती है, लेकिन वह फिर भी आपको नहीं मानती, तो सीधा सा मतलब है कि वह संयुक्त परिवार या सबको साथ लेकर चलने में यकीन नहीं करती। ऐसे में समझदारी इसी में है कि उसे उसके हिसाब से जीने दीजिए, आप अपने हिसाब से जिए। अगर इस थोड़ी सी दूरी से शांति बनी रहे तो मुझे लगता है यह कहीं से गलत नहीं है। बाकी आप समझदार है दीदी, जो ठीक समझे करें, मगर फिर भी कहूँगी कि ओल्ड एज होम जाने के बारे में एक बार फिर से विचार अवश्य कर लें। सच कहूँ तो मन तो मेरा भी नहीं है, मजबूर होकर ही यह फैसला लिया। मगर जैसा तुम बता रही हो ओल्ड एज होम के बारे में, उसे जानकर तो लगता है यहीं रहना बेहतर है। जब कोई रास्ता ना बचे तभी वहाँ के बारे में सोचें। मगर मुश्किल यह भी है कि माथुर साहब जब कोई डिसीजन ले लेते हैं तो जल्दी बदलते नहीं। इन्हें कैसे समझाऊं? तभी कॉल बेल बजी तो मिसेस माथुर ने उठते हुए कहा, लगता है आ गए हैं। तुम रुको, मैं खोलती हूँ गेट। पत्नी संग माथुर साहब अंदर आ गए। राहुल की माँ ने उन्हें नमस्कार कर उठते हुए कहा, अच्छा दीदी, अब मैं चलती हूँ। नहीं, बैठो, इतनी जल्दी क्या है? राहुल की मां के बैठने के बाद मिसेस माथुर ने पति के सामने उनकी सारी बातें रखी, जिन्हें सुनकर वह बोले, आप कह तो सही रही हैं, कई ओल्ड एज होम के चक्कर लगा चुका हूँ। वहाँ के हालात तो मुझे और भी बदतर नजर आए। बड़ा ही नीरस, उबाऊ, दम घोटू माहौल है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। भाई साहब, मेरी मानिए तो यहीं रहिए अपने घर में। या दीवारें या सामान या पूरा घर, सब कुछ है आपका। बच्चे भले ही दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन इन्हें आपने बरसों पहले जहाँ बनवाया था ये आज भी वही है। इन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा। या निर्जीव हुए मगर आपके साथ बने हुए हैं और आखिर तक बने ही रहेंगे। जब तक आप इनसे अलग नहीं होंगे तब तक ये आपको छोड़ने वाली नहीं। तब आप इन्हें क्यों छोड़ रहे हैं? या निर्जीव हैं, लेकिन एहसास करिए तो इनके साथ भी एक भावनात्मक रिश्ता है आप दोनों का। यहाँ आप बच्चों से अलग भी रहेंगे तो भी माहौल दमघोटू नहीं लगेगा। मैं तो कहूँगी कि एक बार इत्मीनान से विचार कर लें, तब कदम आगे बढ़ाएं। विचार क्या करना है? आप जो कह रही हैं सही कर रही हैं। जब इस घर की दीवारें नहीं छोड़ रही हमारा साथ, तो हम छोड़कर क्यों जाएंगे? मेरा खून पसीना समाया है इन दीवारों में, एक एक पैसा जोड़कर बनाया है। आपने बहुत सही समझाया, यह भी तो मेरे ही परिवार का हिस्सा है। वो कहते हैं ना कि मानो तो देवता नहीं तो पत्थर। चलो बच्चे ना सही, यही सही, कोई तो है साथ। ओल्ड एज होम में यह भी ना होगा। इतना ही नहीं भाई साहब, इन दीवारों पर आपको अपने बच्चों का बचपन, अपने जीवन के बीते सारे पल भी हंसते खिलखिलाते सुनाई देंगे, दिखाई देंगे। सब कुछ अपना होगा। फिर हालात बदलते भी तो देर नहीं लगती। हो सकता है जब बच्चे गलती का एहसास करें तो फिर लौट आए आपके पास। मैं तो यह भी सोचती हूँ कि हम लोगों का यह संन्यास आश्रम है। बच्चों का मुंह छोड़कर बस अपने को ईश्वर, अन्य कामों में व्यस्त रखें। यह अकेला घर हम लोगों की वन में बनी कुटिया है ना दीदी? आधुनिक जमाने की कुटिया, क्योंकि वन तो अब रहे नहीं, तो वन में कुटिया कहाँ से बनेगी? राहुल की माँ की
इस बात पर माथुर दंपति मुस्कुरा उठे। माथुर ने गहरी सांस लेकर कहा, आप सही कह रहे हैं। समय के साथ परिवर्तित स्थितियों को समझना जितना जरूरी है उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनके अनुसार अपने आचार व्यवहार, मन, कार्यशैली, जीवन शैली में परिवर्तन लाना, जड़वादी सोच से बचना। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि आपने जीवन संध्या के वक्त एक गलत कदम उठाने से बचा लिया। आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। अरे भाई साहब, इसमें धन्यवाद की क्या बात है। सच तो यह है कि हम सब एक ही नाव पर सवार हैं, सहयात्री हैं। यात्रा हंसते मुस्कुराते पूरी हो, यह जिम्मेदारी सभी यात्रियों की है। तभी माथुर साहब का फ़ोन बज उठा। नंबर देखकर उन्होंने मोबाइल पत्नी को देते हुए कहा, लो तुम्हारे श्रवण कुमार का फ़ोन आ गया, बात करो। अभी मेरा मन बात करने का नहीं है। स्थिति को देखते हुए राहुल की माँ ने भी यह कहते हुए चलने की इजाज़त ली कि अब चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। वो भी आ गए होंगे। और हाँ, कल सत्संग जरूर आइएगा। धन्यवाद मित्रों।